आज लोग अरावली की पहाड़ियों को लेकर सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं। तख्तियों पर लिखा हुआ है सेव अरावलीज। वकील बोल रहे हैं, दलीलें रख रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता भी चिंतित है। लेकिन इसी विरोध के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव छिपा है, जिसे ज्यादातर लोग अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं। आज हम एक असहज, अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल को कानूनी तरीके से समझने वाले हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो नवंबर 2025 का अरावली की नई डेफिनेशन को लेकर है, और जो नया कानून है संसद से पारित किया गया, जिसको अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने भी अपनी सहमति दी है, शांति एक्ट 2025 के बाद, क्या अरावली क्षेत्र में प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब कानूनी रूप से संभव हो गए हैं? ये कोई अफवाह नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ कानून की बात आज हम कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम न्यायिक आदेश, संसद का कानून और संविधान की शक्ति को जोड़ने वाले हैं। और जब पूरी तस्वीर सामने आएगी, तब आप समझेंगे कि यह मुद्दा कानूनी रूप से इतना विस्फोटक क्यों है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अरावली पहाड़ियों को लेकर जो फैसला आया है, जो केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है 20 नवंबर 2025 को। और ये केस अरावली की नई डेफिनेशन को लेकर था। केस का जो पूरा नाम है वो ये है कि इन रे इशू रिलेटिंग टू द नेमिंग ऑफ अरावली, डिफिनीशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस। और जो ये केस आया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सीईसी रिपोर्ट नंबर 3 ऑफ 2024 से आया था, और रिट पिटीशन नंबर 2202 ऑफ 1995 से आया था। जो केस है टीएन गोदावरम का, यह ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण केस है टीएन गोदावरम का, जो 1995 से पुराना केस चल रहा है। ये इसलिए जरूरी है टीएन गोदावरम केस को मेंशन करना, क्योंकि ये कोई नया केस नहीं है। ये भारत में सबसे लंबे एनवायरमेंटल केस का हिस्सा है, और ये कंटिन्यूइंग मैंडेमस के तहत दिया गया आदेश है, जो अभी 20 नवंबर 2025 को आदेश आया है। अब बात करते हैं कि कोर्ट ये मुद्दा क्यों सुन रही थी, उसको समझते हैं। फैसले के शुरुआती हिस्से में सुप्रीम कोर्ट खुद रिकॉर्ड करता है कि अलग अलग राज्यों में अरावली की जो है वो अलग अलग परिभाषाएं थी। हरियाणा के पास कोई यूनिफॉर्म स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं थी, और माइनिंग मामलों में बार बार ये बहस हो रही थी कि ये इलाका अरावली है या नहीं है। इस कारण क्या हो रहा था, जो लिटिगेशन थी, कोर्ट केसेस बढ़ रहे थे, इलीगल माइनिंग भी हो रही थी, और प्रशासनिक भ्रम बना हुआ था। इसलिए कोर्ट ने कहा कि कानूनी स्पष्टता जरूरी है, सिर्फ संरक्षण के लिए नहीं बल्कि गवर्नेंस के लिए। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अप्रूव की गई जो नई कानूनी परिभाषा है अरावली को लेकर और अरावली रेंजेस को लेकर, उसके बारे में बात करते हैं, और जो 100 मीटर की चिंता है उसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सबसे संवेदनशील बिंदु पर। कोर्ट ने कौन सी परिभाषा स्वीकार की है? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी द्वारा जो सीईसी की जो रिपोर्ट में जो सुझाई गई है, कमेटी ने जो सुझाई थी, ऑपरेशनल डेफिनेशन को स्वीकार किया है। सरल भाषा में देखा जाए तो यह परिभाषा कहती है कि हिल यानी कि पहाड़ी वो भूमि है जो आसपास के क्षेत्र से कम 100 मीटर ऊंची हो, और हिल रेंज यानी कि पहाड़ी क्षेत्र तब मानी जाएगी जब 500 मीटर के भीतर ऐसी 2 या फिर अधिक पहाड़ियां हो। और स्लॉप्स और आसपास की भूमि को जीआईएस कंटूर मैपिंग के आधार पर शामिल किया जाएगा। यह परिभाषा कोर्ट ने रेगुलेटरी और माइनिंग उद्देश्यों के लिए स्वीकार की है। आप मुझे बताइए, आपको यह सेशन अभी तक कैसा लग रहा है? आपको चीजें समझ आ रही हैं? आपको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। और सेशन अगर आपको कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी के साथ साझा जरूर करिएगा, क्योंकि यह मुद्दा बहुत अहम है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या सवाल है, क्या रिएक्शंस हैं, या आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अरावली वाले मुद्दे पर आपके क्या व्यू हैं वो भी बताइएगा। अब बात करते हैं कि लोग 100 मीटर से कम को लेकर क्यों परेशान है, कि जो डेफिनेशन के अंदर 100
मीटर से कम की बात की गई है, उसको लेकर परेशान क्यों है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है पूरी पिक्चर को समझने के लिए। और यहीं से जैसे ही 100 मीटर की बात होती है, यहीं से लोगों की चिंता शुरू हो जाती है। लोग डर रहे हैं कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां या फिर ढलान या फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन कहीं कानूनी रूप से अरावली से बाहर न माने जाएं। और ये डर पूरी तरीके से काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि कानून जो है वो परिभाषा पर चलता है। अगर कोई क्षेत्र परिभाषा से बाहर हो जाए, डेफिनेशन से बाहर हो जाए, तो उसकी सुरक्षा जो है फॉरेस्ट लॉ, ESZ नोटिफिकेशन, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन की नोटिफिकेशन और वाइल्ड लाइफ लॉ पर ही निर्भर करेगी, अगर वो कानूनी डेफिनेशन से बाहर हो जाए। इसलिए लोगों को यह भी डर लग रहा है कि अगर अब कानूनी अरावली नहीं रहा, तो अब जब 100 मीटर से नीचे का क्षेत्र कानूनन अरावली नहीं रहा, तो क्या वहां कुछ और किया जा सकता है क्या? ये चिंता वास्तविक है। कुछ और मतलब माइनिंग या फिर कुछ और ये चिंता जो है ये बिल्कुल वास्तविक है, क्योंकि ये पूरी कानूनी तस्वीर नहीं है। अब बात करते हैं जो हिस्सा ज्यादातर लोग जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं उसको समझते हैं, और वो है एक्सेप्शन क्लॉज, यानी कि अपवाद। जो कोर्ट ने डेफिनेशन दी है अरावली हिल्स की, अप्रूव की है, कोर्ट ने अप्रूव की है, उसके अंदर एक अपवाद वाला हिस्सा भी है, और जिसको कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा है, उसी को कनेक्ट हम यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपवाद क्लॉज जो है, एक्सेप्शन क्लॉज जो है, इस पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या कोर्ट ने जो पूरी तरह रोक लगा दी है किसी भी तरीके की एक्टिविटी पर अरावली क्षेत्र के अंदर, यह बात ध्यान दीजिएगा। 100 मीटर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है जिसको कोर अरावली माना है, क्या उसके अंदर भी सभी तरीके की रोक लगा दी है? उसका भी जवाब है नहीं। मतलब जो 100 मीटर से नीचे है उसको तो अरावली मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो 100 मीटर से ऊपर है, क्या उसके ऊपर भी 100% सब कुछ बंद है? उसका जवाब है नहीं है। असल में यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने साफ किया है कि पूरी तरह प्रतिबंध जो है वो अक्सर इलीगल माइनिंग को बढ़ावा देता है। रेगुलेशन टोटल प्रोहिबिशन से बेहतर होता है, ऐसा कोर्ट का मानना है। इसलिए कोर्ट ने गवर्नेंस का रास्ता चुना। अब बात करते हैं अपवाद के उस हिस्से की जहां पर कोर्ट ने जो अरावली की डेफिनेशन है उससे स्ट्रैटेजिक और एटॉमिक एक्सेप्शन इंस्टॉलेशंस को बाहर रखा है, वो उसको समझते हैं। जो ये स्ट्रैटेजिक और एटॉमिक एक्सेप्शन है ये कहां से आया, इसको समझते हैं। और यही हिस्सा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको आज के सेशन से हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, जो कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी अरावली हिल्स की डेफिनेशन की, उसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया है कि स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज, क्रिटिकल मिनरल्स और एटॉमिक या फिर न्यूक्लियर एक्टिविटीज एक अलग कानूनी श्रेणी में आते हैं। ये गतिविधियां सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती हैं, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ी होती हैं। इसलिए यहां पर कोर्ट ने माना है कि जो अरावली की परिभाषा है वो स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक एक्टिविटीज पर कोई प्रतिबंध नहीं बनाती है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं बनाती है। समझिएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन का हिस्सा है। जहां पर डेफिनेशन दी गई है वहां पर लिखा है इट विल नॉट अप्लाई टू एक्सेप्ट दिस एंड दिस इज एटॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज पर अप्लाई नहीं होती है, तो अपवाद का हिस्सा है। और समझिएगा, ये कोई लूप होल नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया न्यायिक स्वीकार्य है जहां पर कोर्ट ने इसको नेशनल इंटरेस्ट में अप्रूव किया है। अब बात करते हैं 100 मीटर से नीचे की बात और 100 मीटर से ऊपर वाली दोनों स्थितियों को समझते हैं। अब इसे बहुत साफ तरीके से 100 मीटर वाला जो हिस्सा है उसको समझते हैं, 100 मीटर से कम और 100 मीटर के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 100 मीटर से नीचे वाले पोर्शन के बारे में। अगर कोई भूमि 100 मीटर से कम है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो नई परिभाषा के बाहर जा सकती है अरावली की डेफिनेशन से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक इंस्टॉलेशंस हैं उन पर परिभाषा वैसे भी ये लागू नहीं होती। समझिएगा, क्योंकि वो कंप्लीट आउटसाइड दी स्कोप ऑफ द जनरल डेफिनेशन है। और अगर जो कोर अरावली की डेफिनेशन है, मतलब जो 100 मीटर से ऊपर है, उस पर तो वैसे भी नहीं अप्लाई होती, क्योंकि वहां पर तो
कोर्ट ने अप्रूव करते टाइम भी बोल दिया कि यह अपवाद का हिस्सा है। तो समझिएगा इस बात को, जो नई परिभाषा के बाहर जा सकती है, समझिएगा 100 मीटर से कम है वो नए जो डेफिनेशन है अरावली हिल्स की, उसकी परिभाषा से बाहर जा सकती है। लेकिन स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर परिभाषा तो वैसे भी अप्लाई नहीं होती ये वाली। अर्थात 100 मीटर के नीचे स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कानूनी रूप से ब्लॉक्ड नहीं है। ब्लॉक्ड नहीं है मतलब प्रतिबंधित नहीं है। अब बात करते हैं 100 मीटर से ऊपर की बात, जो कोर अरावली रेंजेस हैं, कोर अरावली का हिस्सा है। यहां एक बात और गंभीर है, उसको समझिएगा कि जो 100 मीटर से ऊपर जहां पर भूमि साफ तौर पर अरावली हिल है, जिसको कोर्ट ने भी अप्रूव किया है, उस पर भी ये एक्सेप्शन लागू होता है। यानी कि स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक एक्टिविटीज वहां पर भी निषिद्ध नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी ओवरसाइट कर सकती है, अर्थात कोर अरावली भी एटॉमिक या फिर स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए एब्सोल्यूट नो गो जोन नहीं है। मतलब वहां पर भी स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं। 100 मीटर से नीचे भी हो सकती हैं क्योंकि वो तो अरावली का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है, नई डेफिनेशन के हिसाब से। और 100 मीटर के ऊपर भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो अरावली का हिस्सा है, अरावली की नई डेफिनेशन में है। मगर उस पर उसके लिए स्पेशल एक्सेप्शन दिया गया है कि उस नई डेफिनेशन पर एटॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन या फिर राष्ट्रीय महत्व की चीजें अप्लाई नहीं होंगी। यही कारण है कि लोग घबराए हुए हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको यह डिस्कशन अभी तक कैसा लग रहा है? पसंद आ रहा है? समझ आ रहा है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर सरकार के आश्वासन की। एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने यह कहा है कि अब इसके अंदर कोई भी नई माइनिंग गतिविधि नहीं होगी। इसको भी ध्यान से समझिएगा। सरकार ने आश्वासन क्या दिया है? सरकार ने कोर्ट में भी ऐसा कहा है और सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि अरावली में कोई नया माइनिंग अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अरावली में कोई नया माइनिंग अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। खासकर प्रोटेक्टेड और एनसीआर क्षेत्रों में कोर्ट ने भी कहा इस पर कि जब तक मैनेजमेंट प्लान, मगर यहां पर कानूनी कहानी खत्म नहीं हो रही। जो मैंने आपको ये बोला है कि सरकार ने ये कह दिया है कि कोई नया अप्रूवल नहीं दिया जाएगा, मगर इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। कोर्ट ने इस पर कहा, जो सरकार ने जब ये बोला कि हम कोई नया माइनिंग अप्रूवल नहीं देंगे, तो इसके बाद कोर्ट ने भी जब अपना फैसला सुना रहे थे तो उसमें ये बोला कि जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग यानी कि MPSM तैयार नहीं हो जाती, नई माइनिंग लीज फ्रोजन रहेंगी। कि मतलब अभी आप समझिएगा कि पहली बात तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि आपको सबसे पहले MPSM यानी कि मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाना होगा, उसके बाद ही आप माइनिंग अप्रूवल नहीं दे पाएंगे। और जब तक वो नहीं आता है तब तक आप नए माइनिंग अप्रूवल नहीं देंगे। मतलब सरकार जिस दिन मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग तैयार कर लेगी, कोर्ट में सुपुर्द कर देगी, उसके बाद से माइनिंग एक्टिविटी वहां पर हो सकती है, ठीक है। मगर जब तक ये मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM तैयार नहीं होता, कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी, वो फ्रोजन रहेंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। चलो नई माइनिंग लीज तो नहीं दी जाएगी, व्हाट अबाउट एग्जिस्टिंग लीजिंग? उनका क्या होगा? जो ऑलरेडी लीज दी हुई हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा? उन पर क्या कोई असर पड़ेगा क्या? यहां पर ध्यान दीजिएगा कि कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि एग्जिस्टिंग जो लॉफुल माइनिंग लीजेस हैं वो अपने आप कैंसिल नहीं होंगी, वो ऐसे ही चलती रहेंगी और ये स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के साथ जारी रह सकती हैं। अर्थात क्या है इसका मतलब? जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और माइनिंग लीजेस हैं उन पर कोई तुरंत असर नहीं पड़ने वाला है। अब बात करते हैं कि जो ये सरकार का आश्वासन है, इसकी सीमा क्या है? ये कहां तक लागू होगा? मतलब उसके बाद क्या कोई एक्टिविटी हो सकती है? सीमाओं की बात कर रहे हैं कि क्या जो ये सरकार का आश्वासन है इसकी कुछ सीमा भी है? किस हद तक सरकार का आश्वासन काम करेगा? सबसे जरूरी कानूनी बिंदु जो है वो अभी डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
नो न्यू माइनिंग का जो आश्वासन है वो लागू होता है कमर्शियल माइनिंग पर, सामान्य खनन पर और एमएमडीआर लॉ के तहत आने वाली गतिविधियों पर। ध्यान दीजिएगा, जो न्यू माइनिंग क्लॉ जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस पर अप्लाई होता है? कमर्शियल माइनिंग पर, सामान्य खनन पर, नॉर्मल खनन पर और एमएमडीआर लॉ के तहत आने वाली गतिविधियों पर। लेकिन जो ये आश्वासन है ओवरराइड नहीं करता किसको? स्ट्रेटेजिक एक्सेप्शन को, एटॉमिक और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को और सरकार की, केंद्र सरकार की सॉवरन फंक्शंस को। क्यों? क्योंकि एटॉमिक एनर्जी जो है वो यूनियन लिस्ट का विषय है और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन स्पेशल लॉ से चलती हैं, उन्हें सामान्य माइनिंग नहीं माना जाता। और जब भी स्पेशल लॉ और जनरल लॉ के बीच में कोई कंफ्लिक्ट आता है तो हमेशा स्पेशल लॉ को प्रेवलेंस दी जाती है। ये कानून का भी बेसिक सिद्धांत है। इसलिए जो सरकार का जो नो न्यू माइनिंग एश्योरेंस है वो स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर भी लागू नहीं होता। यही उसकी कानूनी सीमा है। मतलब कि नई कानूनी जो नई माइनिंग लीजेस हैं या नए इंस्टॉलेशन स्थापित करने के वो आपके न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस के लिए अप्रूवल दिए जा सकते हैं अगर पॉसिबल है तो कहीं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जरा पीछे मुड़ के देखिएगा। नई अरावली की परिभाषा, 100 मीटर को लेकर चिंता, स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक एक्सेप्शन और नो न्यू माइनिंग अश्योरेंस और उसकी सीमा। अब तक तो सवाल यह था कि क्या अरावली में कुछ अब माइनिंग एक्टिविटी या फिर स्ट्रेटेजिक या एटॉमिक इंस्टॉलेशन हो सकता है। अब सवाल थोड़ा सा बदल जाता है। सवाल यह है अब क्या कानूनी रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट की अनुमति दी जा सकती है और किसको दी जा सकती है और यह अप्रूवल कौन देगा? और इसका जवाब संसद के नए कानून में है जिसका नाम है शांति एक्ट। और यह सब अरावली एक्सेप्शन से कैसे जुड़ता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं और यहीं से कानून जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होने लगता है। अब हम इस पूरे कानूनी ढांचे के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं जो है शांति एक्ट। अब देखिए, जब तक ये कानून बिल था, अभी आपको पता है कि विंटर सेशन में ये दोनों सदनों से पास हुआ है और अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसको अप्रूवल दे दी है। जब तक ये कानून नहीं बना हुआ था, जब तक हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं था, तब तक जो बातें हम कर रहे थे वो ज्यादातर थ्योरेटिकल थी। लेकिन शांति एक्ट आने के बाद यही बातें अब कानूनी रूप से ऑपरेशनल हो गई हैं। अब हम बात करने वाले हैं शांति एक्ट क्या अनुमति देता है, कौन से सेक्शंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति देते हैं और प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे संभव हो पाएंगे अब भारत में, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अब इस हिस्से के अंदर शांति एक्ट लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस एक्ट का पूरा नाम ही सरकार की मंशा बता देता है, ध्यान दीजिएगा। और इस कानून का नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025। इस एक्ट का उद्देश्य, जो इस एक्ट के ऑब्जेक्ट एंड रीजन वाले खंड के अंदर, मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर इसका इस एक्ट का बताया गया ऑब्जेक्ट एंड रीजन, उसमें साफ लिखा गया है कि इसका मकसद है न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को बढ़ाना, दूसरा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, और तीसरा एनर्जी सिक्योरिटी भारत की सुनिश्चित करना, और साथ साथ सेफ्टी और सॉवरन कंट्रोल बनाए रखना। लेकिन इस एक्ट का, इस कानून का जो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है वो ये है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन पर जो वर्षों से सिर्फ सरकार का एकाधिकार था, अब उसे समाप्त कर दिया गया है और वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। अब बात करते हैं कि इस नए शांति एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट्स को अनुमति देता है। देखिएगा, शांति एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 6 है, धारा 6 है, वो लाइसेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में बात करता है और कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये शक्ति देता है, ये वाला जो प्रावधान है धारा 6 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को ये पावर देता है कि वो लाइसेंस दे सकेगी किसको, सरकारी एंटिटीज को, गवर्नमेंट एंटिटीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को, और उसके साथ साथ और किसी भी ऐसी कंपनी जो भारत में इनकॉर्पोरेटेड है। यहां पर देखिएगा,
कोई भी कंपनी जो भारत में इनकॉर्पोरेटेड है, इट मींस प्राइवेट कंपनी। अगर कोई कंपनी प्राइवेट भी है, क्योंकि इनकॉर्पोरेट तो प्राइवेट कंपनी भी होती है, तो प्राइवेट कंपनी भी को भी सरकार लाइसेंस दे सकती है, कोई भी ऐसी कंपनी जो भारत में इनकॉर्पोरेटेड है। ये शब्द एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया जो है, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये डाला गया है किस लिए? इस कानून की मंशा को पूरा करने के लिए। और इसका सीधा मतलब है कि अब इंडियन प्राइवेट कंपनीज कानूनी रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने, चलाने और उसका स्वामित्व रखने के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि लाइसेंस मिलने के बाद कोई कंपनी क्या क्या कर सकती है, उसको समझते हैं। शांति एक्ट की जो धारा 7 है और 8 है, उसके अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने वाली जो एंटिटी है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का कंस्ट्रक्शन कर सकती है भारत में। दूसरा, रिएक्टर की ओनर बन सकती है, न्यूक्लियर रिएक्टर की ओनर बन सकती है, मालिक बन सकती है। और तीसरा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन को ऑपरेट कर सकती है और फ्यूचर में डीकमीशन भी कर सकती है। पहले ये जो सभी कार्य थे वो लगभग पूरी तरीके से सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए, राज्य के लिए रिजर्व्ड थे, लेकिन अब ये लाइसेंसेबल एक्टिविटीज बन चुके हैं जो लाइसेंस लेकर किए जा सकते हैं, और यही इस कानून का असली बदलाव है। अब बात करते हैं, फिर भी इतने काम तो ये जो जिसको लाइसेंस मिलेगा इस नए कानून के तहत वो कर पाएगा, इंक्लूडिंग द प्राइवेट प्लेयर्स। मगर फिर भी ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिसको सिर्फ सरकार ही कर सकती है, वो भी इस कानून के तहत बताया गया है। ये जो कानून है शांति एक्ट, ये बहुत साफ रेड लाइन खींचता है, लाल लकीर खींचता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। जैसे स्पेंट फ्यूल का रीप्रोसेसिंग की, जो न्यूक्लियर फ्यूल यूज हो गया है तो उसको रीप्रोसेस कैसे किया जाएगा, ये काम अभी भी केंद्र सरकार के पास रहेगा। दूसरा, हाई लेवल जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, और जो स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मटेरियल है उसका नियंत्रण कैसे होगा, ये भी अभी भी केंद्र सरकार के पास है। ये जो सभी कार्य हैं ये एक्सक्लूसिव सॉवरन फंक्शन के रूप में बने रहेंगे और सरकार के पास ही रहेंगे, राज्य के पास ही रहेंगे। इसलिए सरकार यहां पर बार बार कह रही है कि जो ये न्यूक्लियर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन नहीं है जो हमने इस कानून के तहत किया है, हालांकि लाइसेंस देंगे प्राइवेट कंपनी को, ये न्यूक्लियर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन नहीं है, और ये कंट्रोल्ड लिबरलाइजेशन है पूरी तरह सोवरन सुपरविजन के तहत। ठीक है, अब बात करते हैं इस कानून की एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि आरटीआई पारदर्शिता और सार्वजनिक जानकारी के बारे में यह कानून बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। एक और संवेदनशील मुद्दे की बात कर रहे हैं इस कानून के तहत। यह कानून जो है आरटीआई एक्ट पर अप्लाई नहीं होता। सार्वजनिक जानकारी आरटीआई के तहत, इस कानून के तहत जो भी इंस्टॉलेशंस हैं उनके रिगार्डिंग नहीं दी जा सकती। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर आरटीआई एक्ट लागू नहीं होता है। शांति एक्ट कुछ सूचनाओं को रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन घोषित करता है। जो शांति कानून है, नया कानून है, ये कुछ सूचनाओं को रेस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन घोषित करता है। और इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें शामिल है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की डिटेल्स, ऑपरेशनल डेटा, सेफ्टी सिस्टम, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, और एक्ट में एक बहुत मजबूत नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है जो कहता है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। इसका कानूनी अर्थ यह है कि जहां न्यूक्लियर सिक्योरिटी और सेफ्टी का प्रश्न है वहां शांति एक्ट आरटीआई एक्ट पर भारी पड़ेगा, वहां आरटीआई एक्ट लागू नहीं होगा। इसका प्रैक्टिकल मतलब यह है कि आरटीआई के जरिए न्यूक्लियर प्लांट की सिटिंग को रोका नहीं जा सकता, उसका जुडिशियल रिव्यू रहेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन का फ्लो सीमित रहेगा, कंप्लीट जानकारी नहीं मिलेगी, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी। और अरावली के संदर्भ में यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे, अब समझते हैं। अब हम दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। शांति एक्ट जो ये नया न्यूक्लियर कानून है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट पुराने वाले कानून को रिपील कर दिया है, और एक और कानून था उसको रिपील किया है, और इस शांति एक्ट को हम अरावली जजमेंट से जोड़ते हैं। इसको जोड़ने से पहले मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है, लीगल एनालिसिस कैसा लग रहा है। और एक चीज और बता रहा हूं,
कि अगर आप शांति एक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पर 2 बहुत डिटेल्ड सेशन बनाए हुए हैं शांति एक्ट को लेकर, कंप्लीट उनके बारे में डिस्कशन है, आप उनको भी देख सकते हैं, आपको चैनल पर मिल जाएगा। जो एनवायरमेंट वाली प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको वो मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट कानून वाली। अब बात करते हैं कि शांति एक्ट और अरावली जजमेंट को जोड़ा कैसे जाए, उसको समझते हैं। अब हम इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ते हुए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं कहा है अपने फैसले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि अरावली में कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट कभी नहीं आ सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट में जो सरकार ने डेफिनेशन दी थी उसी को अप्रूव करते हुए बोला है कि जो कोर अरावली एरिया है जो, और ये अरावली की जो नई डेफिनेशन है ये स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक इंस्टॉलेशन पर अप्लाई ही नहीं होती है। तो मतलब हो सकती है जो एटॉमिक और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाली एक्टिविटी है वो अरावली क्षेत्र के अंदर क्वाइट पॉसिबल है, लीगली क्वाइट पॉसिबल है। और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी नहीं कहा कि यहाँ पर कोई एटॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह प्रतिबंधित है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि अरावली जो है वो एक एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव जोन है जहां पर कुछ नहीं हो सकता। इसके बजाय कोर्ट ने क्या कहा है, इसके बजाय कोर्ट ने एक डेफिनेशन सरकार की तरफ से जो आई थी उसको स्वीकार किया है और ये बोला है कि इस पर रेगुलेटरी कंट्रोल लगाए जाएं, और स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक एक्सेप्शन को जो मान्यता है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है कि अरावली की जो नई डेफिनेशन है उस पर, उसके तहत जो ये स्ट्रेटेजिक एंड एटॉमिक इंस्टॉलेशन हो गया, राष्ट्रीय महत्व की जो चीजें होंगी वो एक्सेप्शन के तहत आएंगी, अपवाद के तहत आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट ने जब ये शांति एक्ट बनाया तो इसके जरिए क्या किया उसको समझते हैं। जब आप सारी पिक्चर को कनेक्ट करेंगे तब आपको समझ आएंगी सारी चीजें। अभी हमने क्या समझा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है वो समझ आ गया। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट ने जो शांति एक्ट बनाया है इसके जरिए पार्लियामेंट ने किया क्या है। पार्लियामेंट ने एक लाइसेंसिंग रेजिम बनाया है और इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति दी गई है। ऑब्वियसली एटॉमिक इंस्टॉलेशन और न्यूक्लियर एनर्जी वाला मैटर है तो ये तो वैसे भी यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, तो इसके और इस कानून के तहत वो शक्ति भी किसको दे दी गई है, पहले भी थी और कानून ने भी दे दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। और मगर एक लाइसेंसिंग रेजिम बनाया है कि इवन प्राइवेट एंटिटीज को न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सेटअप करने के लिए परमिशन दी जा सकती है, और ये परमिशन कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। और प्राइवेट न्यूक्लियर पार्टिसिपेशन को अनुमति दी गई है। और चौथा, आरटीआई बेस्ड इंटरफेरेंस को सीमित किया गया है कि आरटीआई बेस्ड जानकारी इन मामलों में ज्यादा नहीं साझा की जाएगी। कानूनी रूप से जो ये दोनों कदम है, कोर्ट का भी और ऊपर से पार्लियामेंट का भी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और पार्लियामेंट का जो ये कानून है, एक दूसरे में परफेक्टली फिट होते हैं, आप ये समझिएगा। सेशन को एंड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए समझेंगे। अब आप बताइए कि सेशन कैसा लगा, समझ आया कुछ, क्या बता रहे हैं आपको, क्या लीगल एनालिसिस बता रहे हैं पूरा कि कैसे एक जो मशीनरी है वो तैयार है। और बात करते हैं कि ये पूरा मुद्दा है असहज क्यों लगता है, हमें अनकंफर्टेबल क्यों लगता है। आज की तारीख के अंदर अरावली को लेकर लोग असहज इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि अरावली जो है इकोलॉजिकल रूप से संवेदनशील है। जो 100 मीटर वाला रूल है वो टेक्निकल लगता है और जो एक्सेप्शन है वो बहुत शक्तिशाली लग रहे हैं। शांति एक्ट जो है वो सीक्रेसी वाला लग रहा है, सीक्रेसी वाला ही है। यही असहजता वास्तविकता है। लेकिन कानून कंफर्ट पर नहीं चलता, कानून चलता है अथॉरिटी पर, कॉम्पिटेंस पर और प्रोसेस पर। और यहां पर जो ये नया कानून है इन तीनों मापदंडों पर खरा उतर रहा। अब अंत में हम अपने लीगल एनालिसिस के कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। मैं आपको यहां पर एक बहुत साफ और जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अरावली हिल जजमेंट और शांति अधिनियम 2025 का संयुक्त प्रभाव एक ऐसा पूर्ण कानूनी ढांचा बना रहा है जिसके अंतर्गत यदि केंद्र सरकार ऐसा निर्णय ले और कॉन्स्टिट्यूशनल तथा कानूनी जांच में अगर वो खरा उतरेगा तो अरावली क्षेत्र में भी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की स्थापना कानूनी रूप से संभव है। प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट की भी स्थापना
कानूनी रूप से नए कानून के आने के बाद संभव है। ध्यान रखिएगा, ये अनिवार्य नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं तो ऐसा हो ही जाएगा, मगर कानूनी संभव है, अब लीगली पॉसिबल है, अब कोई अड़चन नहीं है क्योंकि पूरी लीगल मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा, ये संभव है। सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, कोई योजना नहीं है, कोई प्लान डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन कानून द्वारा निषिद्ध भी नहीं है, बल्कि कानून ने अब इसको फैसिलिटेट कर दिया है और यही सच्चाई। इसी के साथ जो ये हमारा सेशन है आज का पूरा होता है। अगर आपको ये एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो भावनात्मक नहीं, अफवाह नहीं, बल्कि पूरी तरह कानूनी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और कानून समझे, सिर्फ शोर नहीं। सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसे गहरे कानूनी विश्लेषण चाहते हैं। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहां पर कोर्ट्स, पॉलिसी सभी को डिस्कस करते हैं, कानून सभी को डिस्कस करते हैं और एक पूरा डिटेल्ड लीगल एनालिसिस आपके लिए लेके आते हैं। और कमेंट में एक बात करके मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कि कानून बहुत आगे चला गया है या फिर एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के बीच जरूरी संतुलन है? अपनी कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर 1% भी आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो आप सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से हमें सपोर्ट करिएगा, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसे गहरे विश्लेषण लाते रहें। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा सभी टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर, अगर पसंद आया है तो। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।